हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो बच्चों, धीरे धीरे हम लोगों ने 3 चैप्टर्स तो कवर कर डाले। अब हम आ गए हैं अपने 4th चैप्टर पे, विच इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मज़ा आ रहा है अकाउंट्स में? भाई थोड़ा सा नया टॉपिक है तो लगेगा कि हाँ धीरे धीरे समझने में टाइम लगता है, बट आपको बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा ये कि हाँ अकाउंट्स लेके कॉमर्स लेके कोई गलती नहीं की है। बहुत ही अच्छे रडार पे हम लोग चल रहे हैं और बहुत ही मज़े के साथ चल रहे हैं, मज़े के साथ सारी चीज़ें कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, सो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लें। व्हाट इज अकाउंटिंग, याद है? भाई इतना तो याद रहना चाहिए ना, क्योंकि अब धीरे धीरे स्कूल्स में भी यूटीज आएंगे और फिर भी अकाउंट स्टूडेंट हो तो इतना तो आप लोगों को याद रहना ही चाहिए। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग कि अकाउंटिंग क्या था। अकाउंटिंग क्या था बच्चा? अकाउंटिंग इज द, बिल्कुल मेरे साथ साथ आप लोग बोलेंगे, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, सबसे पहला क्या था? रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब हम थोड़ा सा और फिर याद करते हैं कि रिकॉर्डिंग में हम लोग क्या कर रहे थे। व्हाट इज रिकॉर्डिंग? हमने बताया था ना, रिकॉर्डिंग मतलब एक अलग से रजिस्टर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जर्नल। तो जर्नल में हम लोग रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। Means we have a separate register in which we record our day-to-day transaction, which is called journal. और जर्नल क्या है? जर्नल एक्चुअली एक बुक होती है जिसके अंदर हम सारी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो क्या हम सीधा रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं? नहीं, रिकॉर्डिंग से पहले हम लोग क्या करते थे? आइडेंटिफाई। वेरी नाइस बच्चा, आप लोगों को याद भी है, और जिनको याद नहीं है वो पहली वीडियो भी जरा ध्यान से देख लें ताकि सब कुछ अच्छे से क्लियर होता जाए। तो जर्नल में रिकॉर्ड करने से पहले हम लोग क्या करते थे? ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। किसको करते हैं? उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में लिखे जा सकते हैं, है ना। सो रिकॉर्डिंग से पहले क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे? मेजर। उसमें भी क्या आता है कि भैया हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि इस ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है, बट कितने अमाउंट में रिकॉर्ड करें, कितना पैसा डालें, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो उसी चीज को हम कहते हैं मेजर। मतलब अगर हम इंडियन अकाउंटेंट हैं और हम अपने रजिस्टर्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रुपीस, है ना। नहीं तो और कंट्रीज हैं अपनी अलग से, जो भी उनकी मेजरिंग यूनिट होती है वो अपना उसमें रिकॉर्ड करेंगे, डॉलर्स में रिकॉर्ड करेंगे, जो भी उनकी मेजरिंग करेंसी होगी। क्लियर? तो चीजों को पहले आइडेंटिफाई करना। लाइक मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में अगर कोई कस्टमर कुछ आता है कुछ वेरीफाई करने के लिए या कुछ भी डीलिंग्स करने के लिए, और मैं हाँ उसको अपनी सेल प्रमोशन के लिए कुछ खिला रही हूँ, कुछ पिला रही हूँ, दैट मीन्स मैं अपनी सेल प्रमोशन के लिए काम कर रही हूँ ना। मैंने उसे चाय पिलाई, समोसे खिलाए, तो अगर मैं उनको मेजर कर सकती हूँ तो कितनी अमाउंट है, और मैंने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि हाँ ये मेरी मॉनेटरी टर्म्स है और ये मेरा बिजनेस से लिंक है, क्योंकि मैं अपने बिजनेस, अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए खर्चे कर रही थी। क्लियर? सो रिकॉर्डिंग से पहले चीजों को आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है। और ये नहीं कि सिर्फ ऐसे ही उसने बोला कि हमने 4 समोसे खिलाए और हमने रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के लिए बच्चा मुझे एविडेंस चाहिए होता है, यानी कि कुछ ना कुछ, जहां से भी आप सामान खरीद के लेके आते हो वहाँ का आपको रिसिप्ट मिलता है, आपको बिल मिलता है। तो यानी कि मेजर करने के लिए जो भी हम करेंसी यूज कर रहे हैं और उसके बाद उस यूनिट को लिख रहे हैं, तो उसका एविडेंस के साथ ही मुझे लिखना है। और एविडेंस में आप लोगों का क्या आता है? सेल्स बिल हो गया, कैश मेमो हो गया, यानी कि कैश में किसी ने लिख दिया रिसिप्ट कितना एक्सपेंसेस हुआ। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरी एविडेंस होती हैं, और एविडेंस के बिहाफ पे ही मैं चीज़ों को मेजर करती हूँ। और फिर वो जब आइडेंटिफाई हो गई तो उसके बाद वो क्या हो जाती हैं? रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड कहाँ पे हो रही हैं? इन द बुक्स ऑफ विच इज कॉल्ड जर्नल। क्लियर? सो फर्स्ट प्रोसेस था हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते थे? अकाउंटिंग। फिर से रिकॉल करो, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आगे क्लासिफाइंग। सो सेकंड प्रोसेस होता है हमारा क्लासिफाइंग। अब हम लोग क्लासिफाइंग में क्या करते थे बच्चा? क्लासिफाइंग में हम लोग कहते थे कि बहुत सारी रिकॉर्डिंग होगी, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, बड़ा बिजनेस है,
छोटा मोटा नहीं है मेरा बिजनेस, है ना। तो जब बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही है तो यार ये तो लंबी लिस्ट लगी हुई है, तो मैं किसको कहाँ कैसे कैसे डील करूंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासीफाई में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उनको पोस्ट करते हैं इनटू लेजर। हम लेजर अकाउंट्स में उन लोगों को पोस्ट करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स मतलब क्या होता है। अकाउंट्स मतलब एक ही नेचर की जो चीज़ें होती हैं उन्हें एक ही जगह पे रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड योर अकाउंट्स। लाइक मेरी जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन्स हो रही है आई विल रिकॉर्ड इन द कैश अकाउंट। जितना भी मेरा सेल से रिलेटेड है सेल्स अकाउंट, परचेज से रिलेटेड परचेज अकाउंट। मतलब सेम नेचर की सेम टाइप की चीज़ों को एक जगह पे रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड अकाउंट। तो रिकॉर्ड करने के बाद बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई हैं, तो इसलिए अब हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाइंग। और क्लासीफाइंग मतलब पोस्टेड देम इनटू द लेजर अकाउंट, यानी कि पर्टिकुलर जो जिस नेचर का है उस अलग अलग अकाउंट्स में डालते चले जाओ, ताकि मुझे एक ये भी आइडिया आ जाता है कि भैया कैश में कितनी डीलिंग हो गई और सेल्स कितनी हुई हैं इस साल की, परचेजेस कितनी थी, ऐसे ही राम से कोई डीलिंग है, डेटर से, क्रेडिटर से, तो उन सब के अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट होते हैं बच्चा। क्लियर। सो अब फिर से आते हैं अपनी डिफाइन पे। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, फिर क्लासीफाइंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, समराइजिंग। समराइजिंग में हम लोग क्या करते थे, समराइजिंग में हम लोगों ने लेजर पोस्टिंग तो कर दी बच्चा। अब लेजर पोस्टिंग करने के बाद हम एक अकाउंट बनाते हैं विच इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस होता है कि जितने भी मैंने अकाउंट बनाए क्या वो ठीक बने हैं, एक्यूरेट है क्या, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। तो दैट मीन्स जो भी अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं उनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है विच इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। क्लियर। और ट्रायल बैलेंस ही नहीं, अब कंपनी को ऑब्वियसली अपने प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी जानना है, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस के अलावा और क्या बनता है, इनकम स्टेटमेंट विच इज या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमें ये पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, एंड द लास्ट वन इज द बैलेंस शीट। तो यहाँ से हमारी चीज़ें समराइज हो जाती हैं, यानी कि हमें एक समरी पता चल जाती है कि जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे थे, जो भी हम लोगों ने क्लासीफाई किया, तो उसके बिहाफ पे मेरा ट्रायल बैलेंस क्या बता रहा है, मतलब एक्यूरेट है क्या सारे अकाउंट्स। अब मेरा इनकम स्टेटमेंट क्या बता रहा है, मतलब कि मुझे इनकम हुई, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। इसके लास्ट में बैलेंस शीट, यानी कि मुझे एसेट्स लायबिलिटी यानी कि पूरी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल रही है। क्लियर। अब और पढ़ते हैं अपनी डिफाइन की तरफ। Accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। तो यही थी हमारी पूरी डिफाइन। अब लास्ट में एक चीज और आती है, इंटरप्रिटेशन, यानी कि इंटरप्रेट करना। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें एक्चुअली हम लोग करते हैं कि कुछ रेशोज के थ्रू हम ये देखते हैं कि जो प्रॉफिट हो रहा है क्या वो एक्चुअल में ठीक है, क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि प्रॉफिट एक्सटेंड हो जाए, क्या और सारी चीज़ें जो फाइनेंशियल
स्टेटमेंट मेरा बता रहा है एसेट्स लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन, उन चीज़ों से जब मैं एनालाइज कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है क्या कि जो सही लुक है, जो लुक मैंने सोचा था, क्या हम वहीं पे लाई कर रहे हैं या इस लुक को और ज़्यादा चेंज किया जा सकता है। मतलब मेरी खुद की इंटरप्रिटेशन कि क्या चीज़ है और इस चीज़ को किस रडार तक पहुँचाया जा सकता है। क्लियर? सो बेसिकली ये हम लोग 12th में करते हैं इंटरप्रिटेशन, मतलब थ्रू बहुत सारे चैप्टर्स हैं कि जिसके बिहाफ पे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि जो प्रॉफिट या लॉस आया है कंपनी का वो सही जजमेंट बता रहा है या नहीं बता रहा है। क्लियर? सो अकाउंटिंग की डिफाइन क्या थी? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ऑब्वियसली बात है, अब हम लोग प्रिंसिपल सीख रहे हैं, तरीका सीख रहे हैं कि किस तरीके से हमें करना है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स में ही रिकॉर्ड करेंगे। किसको? ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स को। ट्रांजेक्शंस मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए, वो फाइनेंशियल मतलब मॉनेटरी टर्म्स वाले होने चाहिए। एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और सिर्फ ये नहीं कि उनको सिर्फ रिकॉर्ड करके छोड़ना है, उनको एनालाइज भी करना है और उनका इंटरप्रिटेशन भी करना है कि जो चीज़ है वो सही जगह पे है या नहीं है, जो रिजल्ट है क्या मैं उससे सेटिस्फाई कर रही हूँ या नहीं कर रही। क्लियर? सो बेसिकली रिकॉर्डिंग में आप लोगों को पता चल गया कि रिकॉर्डिंग सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जाती, पहले टर्म्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर मेजर किया जाता है इन द मॉनेटरी यूनिट्स, और यूनिट्स के लिए भी हमें एविडेंस चाहिए, यानी कि कोई बिल, कैश मैमो जब होगा तो ही हम उसको मेजर कर पाएंगे कि हाँ इतना अमाउंट लिखा हुआ है, इतना मैंने उसको समोसे चाय पिलाई थी, या जो भी और भी कोई खर्चा अगर किया हुआ है सेल एडवर्टीजमेंट के लिए या कुछ भी है, तो उसका जब मेरे पास एविडेंस होगा तो मैं इसको रिकॉर्ड कर पाऊंगी इजीली। और किस में रिकॉर्ड करना है? इन द बुक विच इज कॉल्ड जर्नल। उसके बाद हम लोग क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हो जाती है तो अलग अलग लेजर अकाउंट्स में उनको पोस्ट किया जाता है। लेजर अकाउंट्स मतलब हर एक चीज का अपना अलग अलग अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट। आफ्टर दैट समराइज करते हैं किसके थ्रू? ट्रायल बैलेंस, जो एक्यूरेसी बताता है लेजर अकाउंट्स की। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट विच इज योर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द लास्ट वन इज द बैलेंस शीट। क्लियर? तो ये सारी की सारी चीजें अभी हम सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले बच्चा, ये सारे के सारे हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, यानी कि इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे चैप्टर्स में। तो इन चैप्टर्स को पूरा डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि कैसे किया जाता है, कहाँ एसेट लिखी जाती है, कहाँ लायबिलिटीज लिखी जाती हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सिर्फ अभी आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना था, जो कि क्लियर हो गया है। तो ये हमारा अकाउंटिंग था। क्लियर? अब हमारा आता है कि जो चैप्टर है द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मींस होता है कि बेसिकली ये दो बेसिस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है क्रेडिट बेसिस, है ना, मतलब एक्चुअल बेसिस कहते हैं हम उसको। तो कैश बेसिस पे तो क्या होता है, मैं सिर्फ कैश पे ध्यान दूंगी, कैश आ रहा है रिकॉर्डिंग, कैश जा रहा है रिकॉर्डिंग, बाकी उधारी उधारी ठीक है कल दे दूंगा, इग्नोर कर देती हूँ, सिर्फ कैश पे ध्यान देती हूँ। और दूसरा एक बेसिस होता है एक्यूरल बेसिस, जिसमें हम एक्यूरल बेसिस में क्या करते हैं, हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को भी ध्यान में रखते हैं कि भैया सेल हुई है तो क्रेडिट कितना है, कब दोगे, तो हम उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करके चलते हैं। तो जितनी भी रिकॉर्डिंग है उसको करने के दो बेसिस हैं हमारे पास, कैश बेसिस एंड द एक्यूरल बेसिस। अभी बेसिस से पहले बच्चा एक चीज मैं आपको पहले करवाना चाहूंगी, विच इज द एडजस्टमेंट्स। कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारी आगे यूनिट्स में यूज होंगी, तो पहले एक बार उनका क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं कि वो क्या होती हैं। मैं उनको एडजस्टमेंट के नाम से ही डिनोट कर रही। एडजस्टमेंट्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ किससे रिलेटेड, एक्सपेंसेस एंड इनकम। जो कैश में हो गए मैं हम उनकी बात नहीं कर रहे, जो कैश में इनकम रिसीव हो गई हम उनकी भी बात नहीं कर रहे। फिर भी दो टाइप के एक्सपेंसेस और होते हैं हमारे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये जब हम लोगों ने बेसिक टर्म्स वाला चैप्टर किया था तो वहाँ पे किया भी था, और प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या था हम लोगों का, मान लो अचार का ही बिजनेस था, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ एक्सपेंसेस मुझे भी तो पे करने हैं, मैं कुछ चीज़ें बना रही हूँ तो अचार के लिए आम भी लेके आने हैं, मसाले भी लेके आने हैं, मेरे वर्कर्स भी हैं जो काम कर रहे हैं। तो अगर उनसे मैंने काम ले लिया, आम मैंने ले लिया, ऑर्डर किया था, आ भी गया,
ठीक है। लेकिन अभी एक्सपेंसेस यानी कि जो अमाउंट है वो मैंने पेमेंट नहीं किया है, तो वो अमाउंट मेरी क्या कहलाएगी, आउटस्टैंडिंग, है ना। दैट मीन्स अमाउंट या एक्सपेंसेस ड्यू, यानी कि आप काम तो ले चुके हो, आपने गुड्स तो एक्सचेंज कर लिए, सामान खरीद लिया, बट द पेमेंट इज स्टिल ड्यू। जो पेमेंट है आपके एक्सपेंसेस है वो अभी तक ड्यू है। अमाउंट और द पेमेंट इज ड्यू, ठीक। तो अभी जब तक वो पेमेंट नहीं हो जाती हम उसको किस नाम से डिनोट करते हैं, आउटस्टैंडिंग। सेम ऐसे आप कर सकते हो, आप किराने वाली शॉप से कुछ लेके आ गए हो, ठीक है, सामान लेके आ गए और मम्मा को बोल दिया मम्मा अमाउंट अभी आउटस्टैंडिंग है ना। अब ये टर्म्स आप लोग यूज कर सकते हो। तो आउटस्टैंडिंग, मम्मा बोले क्या आउटस्टैंडिंग भाई, तो आउटस्टैंडिंग मतलब सामान तो मैं ले आया लेकिन पेमेंट अभी क्या है, ड्यू है, ठीक। तो ड्यू दैट मीन्स अभी हमें उसको पेमेंट करना बाकी है। और हम सामान सर्विसेज भी ले चुके हैं, समटाइम सर्विसेज भी हो चुका है, सर्विस तो हम ले चुके हैं, सामान तो ले चुके हैं, बट द पेमेंट इज स्टिल ड्यू, अभी पेमेंट करना बाकी है, ठीक। सेम ऐसे उल्टा भी हो सकता है, मेरे पास पैसे ज़्यादा थे और दुकान वाले ने कहा ठीक है भैया अभी खुले नहीं है, बाद में लेके चले जाना। यानी कि अगर मैंने 100 रुपीज़ का नोट दिया और अगर मैंने 60 रुपीज़ का सामान खरीदा तो 40 रुपीज़ मेरे पास उसके एडवांस चले गए और मैं कहता हूँ कोई बात नहीं भैया वापस मत देना, मैं जब अगली बार सामान लेने आऊँगा ना तो फिर एडजस्ट कर लेना, है ना। तो दैट मीन्स वो मेरे क्या कहलाएंगे, प्रीपेड, है ना। और सेम ऐसे ही अगर मैं अपने अचार की बात करूं तो अगर मैंगो वाले को मुझे देने थे 1000 रुपीज़, लेकिन अगर मैंने पेमेंट कर दी 2000 की और मैंने बोला कि अभी रखो इसे क्योंकि अभी मैं दोबारा ऑर्डर करूंगी और उसके बाद फिर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो दैट्स कॉल्ड योर प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस या अमाउंट पेड इन एडवांस। जब हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपेड। नाम से ही पता चल रहा है प्रीपेड, प्री मतलब एडवांस में ही हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, ओके। अब आते हैं इनकम। तो इनकम के साथ भी ऐसा ही हो सकता है ना। अगर मेरे लिए जो खर्चे हैं वो अगले की तो इनकम है, यानी कि अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे आम वाले को पैसा देना है तो मेरे लिए एक्सपेंसेस है, लेकिन जो मैंगो वाला बैठा हुआ है उसके लिए वो क्या है, उसके लिए वो इनकम है, वो कमा रहा है मेरे से, है ना। तो सेम इनकम भी ऐसे ही हो सकती है। इनकम रिसीव इन एडवांस भी हो सकती है और इनकम एक्रूड भी हो सकती है। एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग। तो सेम अगर मैंने गुड्स एक्सचेंज कर लिए, उससे आम ले लिया था, है ना, लेकिन अभी उसको पेमेंट नहीं की थी तो उसकी पेमेंट उसके लिए क्या है, इनकम है, विच इज एक्रूड, यानी कि अभी पैसा आएगा। उसे मुझ पर विश्वास है, मैं दूंगी, बेड डेट्स नहीं होंगे। तो लेकिन वो क्या कहेगा, वो किस नाम से रिकॉर्ड करेगा कि इनकम अभी एक्रूड है, यानी कि स्टिल टू बी रिसीव्ड। स्टिल टू बी रिसीव्ड। तो जब पैसा आना अभी बाकी है, मतलब इनकम उसने अर्न तो कर ली है लेकिन पैसा आना बाकी है। और भी इसको डिटेल में लिख देते हैं, इनकम अर्न बट स्टिल टू बी पेड, स्टिल टू बी रिसीव, सॉरी, ठीक है, कि कमा तो लिया है लेकिन अभी कैश नहीं आया है। क्लियर। सेम इनकम रिसीव इन एडवांस। अगर जैसे मैंने कहा था कि मैंने उसको 2000 रुपए दे दिए, है ना, और मैंने कहा 1000 भैया रखना, तो उसके लिए वो क्या है, इनकम रिसीव इन एडवांस, यानी कि इनकम ऑलरेडी रिसीव्ड, है ना, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड। मतलब उसने मुझे सर्विस भी नहीं दी, अभी सामान भी नहीं दिया, लेकिन मैंने पैसा पहले से ही दे दिया। तो जो पैसा पहले से ही आ गया वो क्या कहलाएगा, इनकम रिसीव इन एडवांस। क्लियर। तो जो एक के खर्चे हैं वो दूसरे की कमाई है, यानी कि इनकम है। ठीक। तो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी पैसा आना बाकी, सॉरी पेमेंट करना बाकी है ना, द पेमेंट इज आउटस्टैंडिंग, द पेमेंट इज ड्यू। और प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब पेड इन एडवांस, पहले से ही पेमेंट कर दिया।
और इनकम रिसीव इन एडवांस मतलब ऑलरेडी रिसीव हो गई हमें इनकम, और एक्रूड मतलब कि हमने कमा तो लिया है लेकिन अभी कैश आना बाकी है। क्लियर? सो दीज आर द एडजस्टमेंट जो भी हमारी यूज होंगी। तो ये क्लियर है बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं। आप अब ये बेसिक कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो बार बार यूज होते हैं, तो आई थॉट कि भाई पहले ये क्लियर हो जाए आप लोगों को, तो इन वर्ड्स को यूज करने में मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब आते हैं अपने चैप्टर पे, जस्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब वही अपना जो भी हम बिजनेस बना रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, पूरा समराइजिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, तो बेसिक क्या है, क्या चीज़ किस चीज़ के लिए बना रहे हैं? प्रॉफिट देखने के लिए ना, कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस है, भैया क्या हुआ है, क्या कैसे बिजनेस को हमें रन ऑन करना है आगे। तो उन चीज़ों को रिकॉर्ड करना, उन चीज़ों को क्लासिफाई, तो किस बिहाफ पे, किस बेसिस पे करेंगे? तो हमारे पास दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज योर कैश बेसिस, नाम से ही पता चल रहा है कैश पे जब होगा सारा। और सेकेंड वन इज एक्रूअल बेसिस। अब कैश बेसिस क्या है, जैसे बता ही रहे हैं, जब सारी ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ कैश को ध्यान में रिकॉर्ड की जाती हैं तो वो हमारा कैश बेसिस होता है। अब ये कौन करते हैं भैया कैश बेसिस? जिसको क्रेडिट का कोई लेना देना ही नहीं है, या तो वो स्मॉल स्केलर बिजनेसमैन जिनका क्रेडिट चलता ही नहीं है, ज़्यादातर उनकी मतलब डीलिंग्स होती है, डे टू डे बिजनेस होता है। कई शॉप्स पे लिखा होता है ना, आज नकद कल उधार। भैया यहाँ पे उधारी चलती ही नहीं है, जब भी आओगे आप नकद ही देके जाओगे। या समटाइम कुछ ऐसे भी होते हैं कि हाँ, जो दूर दूर के मतलब टूरिस्ट को ही सर्विस करते हैं, तो वो उधारी कैसे कर सकते हैं? वो उन लोगों को जानते ही नहीं है। मतलब किसी टूरिस्ट प्लेस पे कोई पर्सन है जो अपनी चीज़ों की सेलिंग करता है, तो वहाँ पे कैश में ही ट्रीटमेंट होता है, वहाँ कोई उधारी नहीं चलती है ना। तो उन लोगों को क्रेडिट के लिए कुछ करना ज़रूरी ही नहीं है, क्योंकि सारा काम कैश में ही हो रहा है। स्मॉल स्केलर बिजनेसमैन है, बहुत बड़े नहीं है, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या करते हैं, कैश में ही रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कुरकुरे आए, कोल्ड ड्रिंक दे दी है ना, टूरिस्ट आ गए, तो यही चीज़ें होती हैं। अच्छा भैया चिप्स चला गया, तो वो क्या कर रहा है, अच्छा चिप्स आ गए, चलो अब ये सोल्ड हो गए, तो उनकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स कैश में हो रही हैं, तो उन्हें क्रेडिट का वो प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो रिकॉर्ड करो और ये सारा काम हो गया। क्लियर? तो वो लोग हमारा कैश बेसिस को फॉलो करते हैं। तो पहले यही थोड़ा सा डिफाइन लिख लेते हैं कि व्हाट इज कैश बेसिस। The transactions when recorded, here the transactions are recorded in the books of account on cash being received or paid। हम इसका एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। पहले ये एक चैप्टर था बच्चा क्लास 11th में, हम लोग अब आप लोगों के इसमें टॉपिक में से हटा दिया गया है, ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। So here the transactions are recorded in the books of account on the cash being received or paid। मतलब कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, उसी के बिहाफ पे सारी एंट्रीज होती हैं, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। मैंने बताया कि कौन लोग ये बनाते हैं, या तो जो स्मॉल स्केलर बिजनेसमैन हो गए, अदरवाइज जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना बच्चा, वो भी ये बनाते हैं।
अब ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन होते हैं? ये लोग वो होती हैं, वो संस्थाएं होती हैं जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जैसे कि आप लोगों के गवर्नमेंट स्कूल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स जो हो गए। तो इन लोगों का बेसिक पर्पस क्या होता है कि ये लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर चैरिटी बेसिस, तो ये ज़्यादा प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देते, इसलिए ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये सिर्फ यही देखते हैं कि कैश आ रहा है, जा रहा है। तो क्या बनाते हैं ये लोग बनाते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स मतलब जितने भी कैश में रिसिप्ट्स हो रही हैं, और पेमेंट मतलब कि जितना भी कैश पेड हो रहा है। तो ये लोग ये नहीं देखते कि क्या चीज़ है, क्रेडिट है क्या नहीं है, तो सिर्फ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। खैर आगे भी बनाते हैं वो चीज़, वो अभी हम बाद में आगे पढ़ेंगे। तो ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, जो कि बेसिकली कैश अकाउंट, कैश बेसिस पे होता है, यानी कि सिर्फ कैश का आना, कैश का जाना। क्लियर? तो ये लोग अपना प्रॉफिट कैसे देखते हैं मैम? फिर इनको कैसे पता चलता है कि इतना प्रॉफिट हुआ है? क्योंकि प्रॉफिट तो हर कोई देखना चाहेगा ना, अगर स्मॉल स्केलर बिजनेसमैन है वो भी देखेगा प्रॉफिट। तो बच्चा बहुत इजीली तरीके से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे? टोटल रिसिप्ट्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस, या टोटल पेमेंट भी कह सकते हो। तो इनकी जितनी रिसिप्ट्स हुई हैं और जितनी पेमेंट हुई है, रिसिप्ट्स में से पेमेंट माइनस कर देंगे कि भैया आज के दिन में या एक महीने के अंदर मेरे पास 50,000 का कैश आ गया है और मेरे पास 40,000 का कैश चला गया है, तो यानी कि 10,000 का मोटा मोटा फायदा हो गया मुझे, है ना। तो इस तरीके से ये लोग अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? तो कैश बेसिस क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस क्या होता है? एक्रूअल बेसिस में वो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन when they received, when they receive भी नहीं, when they entered, when they entered whether cash is received or not। received और paid भी बोल सकते हो, whether cash is received या paid और नॉट। अब इसमें मैं वर्ड यूज कर रही हूँ भाई आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस adjusted similarly accrued income or income received in advance are recognized। for a certain profit। यहाँ पे क्या होता है बच्चा? यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन दे एंटर, हमने पढ़ा भी था ना, हमारा प्रिंसिपल था, तो उसमें भी हम लोगों ने क्या कहा था कि चीज़ें जब एंटर हो जाती हैं बिजनेस में, चाहे कैश रिसीव हुआ, पेड हुआ या नहीं हुआ, हम उन चीज़ों को तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। लाइक हमने जब एक एग्जाम्पल लिया था कि मान लो मैंने मेरी अचार की जो बॉटल्स थी वो सोल्ड हो गई है, लेकिन जो पेमेंट है मुझे वो 4-5 दिन के बाद रिसीव हो रही है,
तो जब वो सोल्ड हो चुकी हैं, जब वो एक्सचेंज हो चुकी हैं, मैं उसी डेट पर ही उनको रिकॉर्ड करूंगी। क्यों? क्योंकि वो एंटर हो गई है। एंटर दैट मीन्स ट्रांजेक्शन हो गया है ना। तो जब ट्रांजेक्शन हो गया है, एक्सचेंज हो गया है, चाहे कैश आया है या नहीं आया, इट डजंट मैटर, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ट्रांजेक्शन तभी रिकॉर्ड हो जाएंगी जब वो एंटर हो गई है। ठीक है। सो इसके लिए ही हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर मेरी बॉटल्स चली गई हैं अचार की, यानी कि वो एक्सचेंज हो चुकी हैं, लेकिन जब तक अमाउंट नहीं आता, मान लो उसने कहा था 2 दिन के अंदर दे दूंगा, लेकिन 2 दिन के अंदर नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी था, कोई भी डीलिंग था, अब वो पेमेंट अगर मुझे 15 दिन के बाद आ रही है, तो 15 दिन तक मैं उसको किस नाम से रिकॉर्ड करूंगी? आउटस्टैंडिंग के नाम से, है ना। यानी कि अगर वो मेरी इनकम है तो एक्रूड इनकम के नाम से, और अगर वो मेरे एक्सपेंसेस हैं, जैसे मुझे उसको देने थे आम वाले को, ठीक है, और मैं अभी किसी रीजन की वजह से उसको 3-4 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर पाई, है ना, और अब मैं अपने अकाउंट्स क्रिएट कर रही हूँ या दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ, तो मैं किस नाम से दिखाऊंगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। कि दैट मीन्स सामान तो मैंने एक्सचेंज करवा लिया था, बट द पेमेंट इज स्टिल ड्यू, है ना, पेमेंट अभी नहीं हुई थी। तो जब पेमेंट ड्यू है तो उसको क्या कहा जाएगा? आउटस्टैंडिंग। और अगर उल्टा हो, इनकम हो, मैंने किसी को बेचा हुआ है और इनकम आनी बाकी है, तो वो क्या कहलाएगी? एक्रूड इनकम। क्लियर? सो यहाँ पे अब हम लोग इजीली इन वर्ड्स को समझ पाएंगे। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या किए जाएंगे? एडजस्टेड, उनको एडजस्ट किया जाएगा, मतलब प्रॉपर्ली हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उनको। और सिमिलरली एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर अ सर्टेन प्रॉफिट, के मतलब उस पर्टिकुलर डेट से पहले, मतलब मैंने पेमेंट नहीं की है और उससे पहले अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर रही हूँ अपना, तो इन चीज़ों को भी मैं कंसिडर करूंगी, इन चीज़ों को मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर इन चीज़ों को नहीं दिखाया तो वो तो कैश बेसिस ही हो गया ना फिर। ठीक है। अदरवाइज सही प्रॉफिट, एग्जैक्ट प्रॉफिट मुझे कब पता चलेगा? जब मैं अपने सारे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम सब कुछ शो कर रही हूँ, तो ही एक फेयर जो प्रॉफिट है वही मुझे पता चलेगा। और अगर सिर्फ कैश बेसिस पे करते हैं तो हमें फेयर प्रॉफिट पता ही नहीं चलेगा। कैसे मैम, कैसे नहीं पता चलेगा? उसमें भी तो हो सकता है। अब बच्चा चलो एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। मान लो मान लो मैंने अपना जो मेरे बॉटल्स थी अचार की, मैंने सोल्ड कर दी। ठीक है। अब मैंने 10 बॉटल जो हैं वो कैश में सोल्ड की हैं, और मेरी 10 बॉटल जो हैं वो क्रेडिट पे सोल्ड हुई हैं, उधार गई हैं। और उससे पहले मुझे जो है अमाउंट कैलकुलेट करना है ना। और उन अचार की बॉटल्स के लिए जो मेरा खर्चा हुआ था, यानी कि जो मेरा कॉस्ट है, मान लो वो 20,000 है। ठीक। अब 10 उसमें से सोल्ड हो चुकी हैं, यानी कि मुझे कुछ अमाउंट रिसीव हो चुका है। तो चलो एक एग्जाम्पल के साथ ही लेते चले जाते हैं। मान लो 80,000 की मेरी परचेजेस थे। ठीक। परचेजेस मतलब मेरे खुद के एक्सपेंसेस हैं ये। और जब मैंने सेल किया, तो सेल मैंने आधी चीजें सेल की हैं, मान लो 50,000 में। ठीक है। और बाकी मैंने किए क्रेडिट सेल पे। ठीक। तो इससे क्या मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट पता चलेगा? हमने मैचिंग प्रिंसिपल में भी पढ़ा था ये चीज, कि मैचिंग प्रिंसिपल भी ये कहता है कि भैया जो आप खर्चे दिखा रहे हो, रेवेन्यू दिखा रहे हो, वो आपके एक्सपेंसेस के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है ना। और ऐसे ही अगर आप कोई इनकम दिखा रहे हो तो उतना ही उसके हिसाब से मैच करना चाहिए, उतनी यूनिट्स पे जितना आपने उसके लिए अर्न किया था। तो अगर मैं दिखा रही हूँ कि मेरी सेल हुई है 50,000 की, जबकि मेरे खर्चे यानी कि परचेजेस थी 80,000 की, तो इस हिसाब से तो मेरे लिए यहाँ पर क्या है? लॉस है, क्योंकि एक्सपेंसेस माइनस और प्रॉफिट प्लस, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपनी क्रेडिट सेल भी दिखा दूं, अगर मैं सिर्फ कैश लेके चलती हूँ, तो मुझे 30,000 का लॉस नजर आएगा। तो ये तो हो गया मेरा कैश बेसिस। लेकिन अगर मैं सारी ट्रांजेक्शन यानी कि एक्रूअल बेसिस को लेके चल रही हूँ, तो मैं दिखाऊंगी कि भैया सेल है मेरी 50,000 की, कैश है, और भी मेरी सेल है 45,000 की। ठीक है। और वो अभी क्रेडिट बेसिस पे, तो मैं दिखा दूंगी कि वो एक्रूड इनकम है हमारी। तो यानी कि मेरी टोटल सेल कितनी हो गई? 95,000 की। और मैंने दिखाया यहाँ के मेरी परचेजेस कितनी थी? 80,000 की। तो यानी कि जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना आएगा? 15,000। तो ये प्रॉफिट मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट है कि हाँ ठीक है भैया इतना ही है, 45,000 अभी आया नहीं है, लेकिन आएगा तो सही, है ना। तो ये
हमेशा एक्रूअल बेसिस जो है एक फेयर पिक्चर को शो करेगा, एक करेक्ट प्रॉफिट को शो करेगा। रादर जो कैश बेसिस है इतना रिलायबल नहीं है, उसमें जो हमें प्रॉफिट या लॉस नजर आता है वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता। क्लियर? अब कैश के लिए तो हमने एक फॉर्मूला बना दिया था प्रॉफिट का कि प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रिसिप्ट्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस। सेम ऐसे ही हम एक्रूअल बेसिस के लिए भी एक फॉर्मूला कह सकते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। और रेवेन्यू मीन्स, रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? इनकम रिसीव्ड प्लस एक्रूड इनकम। अगर कोई आउटस्टैंडिंग इनकम है अभी आपकी आनी बाकी है तो उसको प्लस कर दो, और माइनस इनकम रिसीव इन एडवांस, और जो एडवांस में आई हुई है उसको माइनस कर दो, क्योंकि भैया अभी हमने काम नहीं किया आपका, आप अपना पैसा वापस ले सकते हो, है ना। तो वो हमारी एग्जैक्ट रेवेन्यू कहलाएगी। सेम अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, सो एक्सपेंसेस भी ऐसे ही होंगे, टोटल एक्सपेंसेस जो हमें दे रखे हैं, या टोटल ना कहते हैं, एक्सपेंसेस पेड कह देते हैं यहाँ पे, एक्सपेंसेस पेड प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब भैया हमने सर्विस दे दी है, अब हमारा पैसा आना बाकी है तो वो हमें मिलना चाहिए ना, तो इसलिए हम उसको ऐड कर देंगे। और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं हमारे, तो प्रीपेड मतलब कि अभी मैंने सर्विस नहीं दी थी और एक्सपेंसेस ऑलरेडी पेड कर दिए, तो हम उसको माइनस कर सकते हैं, है ना। तो अब अगर हम बात करें प्रीपेड एक्सपेंसेस, मान लो हमारा रेंट ही है ना। तो जैसे अगर मैंने कोई किराए पे बिल्डिंग ले रखी है जहाँ पे मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हूँ, तो अगर मैंने उसका रेंट ऑलरेडी एडवांस दे रखा है, प्रीपेड है, तो मैं क्या करूँगी, और अगर मुझे उसको समय से पहले खाली करना पड़ गया तो वो अमाउंट मुझे वापस मिल सकता है ना। तो इसलिए हम उसको माइनस कर सकते हैं। और आउटस्टैंडिंग मतलब उस बिल्डिंग को मैं यूज कर चुकी हूँ 1 महीना, और जो रेंट है अभी स्टिल टू बी पेड है, यानी कि रेंट देना बाकी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग। तो इसलिए वो मेरे एक्सपेंसेस के साथ प्लस हो जाएगा, क्योंकि जितने एक्सपेंसेस मैं पे कर चुकी हूँ वो तो ठीक है, लेकिन जो मुझे और पे करने हैं, मतलब ड्यू है, स्टिल टू बी पेड है, वो भी तो ऐड होने चाहिए ना। क्योंकि पता है मुझे करने हैं, मैं 1 दिन के अंदर कर रही हूँ, मैं 5 दिन के अंदर कर रही हूँ, इट्स अप टू मी कि मैं किस हिसाब से पेमेंट कर रही हूँ, बट मुझे पता है कि मुझे वो पेमेंट करनी है। और प्रीपेड का क्या है कि ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है, अभी जब तक आप सर्विस नहीं ले लेते हो, वो काम पूरा नहीं हो जाता, तो वो आपके लिए एक एसेट कहलाती है। तो मतलब वो अमाउंट आपका रिफंडेबल भी हो सकता है। जैसे अगर उस आम वाले से मैंने आम नहीं लिए, हो सकता है अब नहीं बनाना भैया, मुझे नहीं चाहिए, तो वो 1000 रुपये मेरे वापस आ सकते हैं, है ना। तो इसलिए नेट एक्सपेंसेस निकालने के लिए हम लोग प्रीपेड माइनस कर देते हैं और आउटस्टैंडिंग प्लस। और सेम रेवेन्यू में भी ऐसा ही है, इनकम जितनी रिसीव हो चुकी है वो तो ठीक है, इसके अलावा जो एक्रूड इनकम है, मतलब भैया मैंने काम सर्विस दे दी आपको, तो वो पैसा मेरे पास आना चाहिए, तो इसलिए हम उसको प्लस करेंगे, है ना। और जो इनकम रिसीव इन एडवांस है, यानी कि पहले ही एडवांस मिल गया, अगर उन लोगों ने मेरे से सर्विस नहीं ली तो मुझे वापस करना पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको डिडक्ट कर देंगे, किस लिए, नेट रेवेन्यू निकालने के लिए। तो प्रॉफिट का मेरा वही फॉर्मूला हो गया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, रिसिप्ट्स रेवेन्यू ही हो गई एक तरह से, और माइनस एक्सपेंसेस, है ना। तो फॉर्मूला सेम हो गया, लेकिन रेवेन्यू निकालने के लिए यहाँ पे मैंने एक्रूड और रिसीव इन एडवांस दोनों को एडजस्ट किया, सेम यहाँ पे भी प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट किया, ठीक। सो इसलिए हम इनको एडजस्टमेंट्स भी कहते हैं कि दीज आर द एडजस्टमेंट्स। सो क्लियर, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कैश जब सारी डीलिंग्स कैश में हो रही है, और एक्रूअल बेसिस जब हम कैश और क्रेडिट दोनों को ही ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, अब कैश बेसिस का तो हमने बता दिया, तो कैश बेसिस के अपने फायदे और नुकसान भी हैं। अब हम करते हैं बच्चा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कैश बेसिस, कि कैश 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 कहा है तो उसके अपने फायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं।
तो चलो वो देख लेते हैं क्या फ़ायदे हैं इसके। सबसे पहले करते हैं एडवांटेज। अब हम अगर बात करें एडवांटेज की, तो क्या एडवांटेज हो सकती है? भैया बड़ा आसान है, सीधा कैश रिकॉर्ड करो, कैश पेड हो गया, कैश पेड करो, झमेला ही नहीं है कौन क्रेडिट किससे क्या उधारी उधारी, है ना। सो सबसे पहला एडवांटेज है कि सिंपल मेथड है। सो इट इज सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ज़्यादा पंगा ही नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है, बड़े आसानी से काम हो जाता है। अब अगर मैं बड़ी बिजनेसमैन नहीं हूँ, है ना, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है। सो सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेस where most of the transactions are on cash basis। जैसे मैंने कहा छोटा वो चिप्स वाला है अपना, सारी डीलिंग्स कैश में ही करता है, जानता ही नहीं किसी को, तो उधारी करता ही नहीं है। तो जिनकी ट्रांजेक्शन सारी कैश बेसिस पे होती है उनके लिए तो बहुत सुटेबल है ना। नेक्स्ट वन इज it is more objective as very few estimation and judgment are required। जब उधार बेचते हैं ना तो बड़ा दिमाग में टेंशन वाला काम हो जाता है, यार ये पैसा देके जाएगा कि नहीं देके जाएगा, रिलाय करूं या नहीं करूं, प्रोविजन रख लूं, बैड डेट्स तो नहीं हो जाएंगे, है ना। तो ये सारे झमेले, सारी एस्टिमेशन, सारे जजमेंट से फ्री है जो लोग कैश को अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना, कि उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, कोई जजमेंट ही नहीं लेना, कोई एस्टिमेशन ही नहीं बनाना कि बैड डेट्स होगा नहीं होगा, प्रोविजन रखना है नहीं रखना, कोई टेंशन बाजी नहीं। Clear? So it is simple basis of accounting, suitable for those enterprise where most of the transaction are on the cash basis and the judgment and estimation are required। It's more objective as very few estimation। मतलब few estimation लगता है काफ़ी थोड़ा बहुत ही कि हाँ भैया बस वही है, सामान में दुकान में कितना सामान भरना है, कितना माल लेके आना है, गुड्स वगैरह, बाकी ज़्यादा एस्टिमेशन नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है कैश बेसिस। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ बुराइयाँ भी हैं। सो अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, so it does not give a true and fair view of the profit or loss। It does not give the true and fair view of profit and loss। जो चीज़ हम बार बार कह रहे थे कि हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं पता चलेगा कि कितना है कितना नहीं है, क्यों? एज इट इग्नोर एडजस्टमेंट, क्योंकि जितनी एडजस्टमेंट है सबको इग्नोर कर रहा है, तो जब इग्नोर कर रहा है तो एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना है, फेयर प्रॉफिट कितना है, वो पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, ये पहले भी बात हो चुकी है। जैसे कि
इस साल जो भी मेरी रेवेन्यू हुई है तो उसी से रिलेटेड एक्सपेंसेस को शो नहीं कर रहा है ना, तो सेम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। और मैचिंग प्रिंसिपल हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन, देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट ऑफ 2 years। नो कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट ऑफ 2 years। अगर 2 साल के प्रॉफिट में भी मैं ये देखना चाहूँगी कि हाँ भाई कितना चेंजमेंट है, मतलब कंपैरिजन करना चाहूँगी, तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। पहला जो प्रॉफिट निकला था उसमें जो हमारी क्रेडिट सेल थी उसको इग्नोर कर दिया था। अब वही जो क्रेडिट थी नेक्स्ट ईयर, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था ना कि मान लो कि जो हमने सेल की है 50,000 की सेल वैसे हुई है और 45,000 की जो है क्रेडिट सेल हुई है। तो मान लो अगर उस साल मैं 45,000 को प्लस नहीं कर रही हूँ, है ना, मैंने बताया कि भैया 80,000 की मेरी परचेजेस थी और 50,000 की मेरी सेल हो गई, तो 30,000 का तो मुझे लॉस हो गया। कैश बेसिस तो यही बताएगा। अब जो 45,000 मेरे क्रेडिट सेल हुए थे उसको मैं कहाँ दिखाऊंगी? जब वो मुझे अगले साल मिल जाएंगे तो मैं वहां दिखाऊंगी। तो दैट मीन्स जो 45,000 है वो नेक्स्ट ईयर की सेल में प्लस हो रहे हैं। तो यानी कि जो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट होगा वो लॉस तो होगा ही नहीं, प्रॉफिट भी हो सकता है ज़्यादा शो कर दे। तो यानी कि कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, किसी साल लॉस दिखा रहा है, किसी साल प्रॉफिट दिखा रहा है। तो जो एग्जैक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए था उसको नहीं शो कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपनी हमारी एडजस्टमेंट्स को इग्नोर कर रहा है। क्लियर? सो एडवांटेज क्लियर हो ही गया था। डिसएडवांटेज, ट्रू और फेयर व्यू नहीं देता है, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता और कंसिस्टेंसी नहीं है। क्लियर? अब आते हैं अपने ट्रूअल बेसिस पे। सो सेम एक्रूअल बेसिस की हमारी क्या एडवांटेज है? अब ये तो हम जो बुराइयां थी कैश बेसिस की वही इसके फायदे हो सकते हैं एक्रूअल बेसिस के। जैसे हमने कहा कि ट्रू और फेयर व्यू नहीं देता है, तो एक्रूअल बेसिस तो देता है। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं ना भाई, सारी एडजस्टमेंट साथ में शो करके चल रहे हैं। तो दैट मीन्स ये जो प्रॉफिट बताएगा ये सही प्रॉफिट बताएगा। क्लियर? सो सबसे पहली एडवांटेज क्या हो गई हमारी कि इट गिव्स ट्रू प्रॉफिट। It reflects true profit or loss for a particular period and therefore has wide acceptability। मोस्ट ऑफ द फर्म्स में यही मेथड फॉलो किया जाता है बच्चा, क्योंकि हमें पता है कि ट्रू प्रॉफिट या जो भी हमारा लॉस हो रहा है उसको शो कर रहा है। तो ज़्यादातर जितनी कंपनीज हैं किसको एक्सेप्ट करेंगी? किसको? एक्रूअल बेसिस को, है ना। कैश बेसिस के हिसाब से नहीं चलेंगी क्योंकि उन्हें नहीं पता चलेगा। तो एक्रूअल बेसिस को इसलिए फॉलो किया जाता है, इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि हमें एक ट्रू प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता है। नेक्स्ट वन इज it is more scientific। ज्यादा साइंटिफिक है इन कंपैरिजन ऑफ कैश बेसिस। कैश बेसिस से ज्यादा साइंटिफिक है, मतलब क्या चीज हो रही है, क्या रीजन है, तो उन सारी चीजों को डिटेलिंग में सब कुछ साफ साफ बता रहा है। नेक्स्ट वन इज फॉलो करता है मैचिंग प्रिंसिपल को।
सो इट फॉलो मैचिंग एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन को भी फॉलो करना चाहिए। तो ये दो प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, मैचिंग को भी और रेवेन्यू रिकॉग्निशन को भी। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो कंसिस्टेंसी तो होती है। सो देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट ईयर। और अगर लास्ट में कहूं, सो इट शो अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जब ये सारी चीजों को लेके चल रहा है तो दैट मीन्स मुझे एक कंप्लीट पिक्चर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारी एडजस्टमेंट्स को लेके चल रहा है अपने साथ, है ना। एज इट टेक्स ऑल एडजस्टमेंट, एज इट टेक्स ऑल एडजस्टमेंट्स, ठीक, सभी एडजस्टमेंट्स को साथ में लेके चल रहा है तो कंप्लीट पिक्चर दे रहा है। कंसिस्टेंसी है, ऑब्वियसली बात है कि हर साल का जो प्रॉफिट है वो करेक्ट निकल रहा है, ट्रू देखा रहा है, तो हमारे पास कंसिस्टेंसी है, मतलब हम प्रॉफिट्स पे रिलाई कर पा रहे हैं, तो इजीली कंपेयर भी कर पाएंगे, कंसिस्टेंट है क्योंकि वो। क्लियर? सो दीज आर द एडवांटेज। ठीक, ट्रू प्रॉफिट, एक्सेप्टेबिलिटी है, एक्सेप्टेबल है सारी कंपनीज में, साइंटिफिक है, मैचिंग एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कंसिस्टेंट है और कंप्लीट पिक्चर देता है। ठीक, अब इसकी बुराइयां क्या है भाई? इतनी सारी अच्छाइयां ही अच्छाइयां बता रहे हैं हम लोग, लेकिन बुराई तो कोई ना कोई होगी ना। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है ना, जो अगर सिंपल बिजनेसमैन है तो उनके लिए समझना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो दिस सिस्टम इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस। जैसा कैश बेसिस सिंपल है वैसा सिंपल तो नहीं है भैया। और अगर मुझे जल्दी से पता लगाना है भैया कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो भी ये नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि सारे आउटस्टैंडिंग इनकम्स, एक्सपेंसेस, उन सबको देखने में आई विल टेक द टाइम, है ना। सो अ क्विक अप्रेजल ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज नॉट पॉसिबल। और रीजन क्या है? बिकॉज मैनी एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब इतनी सारी एडजस्टमेंट्स करनी है तो टाइम टेकिंग तो होगा ही ना। तो क्विक अप्रेजल मुझे नहीं मिल पाएगा प्रॉफिट या लॉस का, क्योंकि बहुत सारी एडजस्टमेंट्स को हमें साथ में लेके चलना है। ठीक है, और इतना सिंपल नहीं है जितना कि कैश बेसिस है। क्लियर? चलिए, आप एक लास्ट चीज, इनका डिफरेंस, जो कि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस में आ ही जाता है एग्जाम्स में आप लोगों पे। प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल ज़्यादातर इस चैप्टर में से नहीं आते हैं बच्चा, लेकिन फिर भी हम एक न्यूमेरिकल ज़रूर करके देखेंगे कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है दोनों मेथड से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है न्यूमेरिकल, बट अंडरस्टैंडिंग वे में हम लोग एक ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं डिफरेंस। बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। तो एक टेबल ही बना लेते हैं, कैश बेसिस
accrual basis and the main basic points. सबसे पहला बेसिक आता है मेरा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। कि मतलब मैं किस टाइप की ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि कैश बेसिस में तो हम किस टाइप की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ कैश, है ना, कैश वाली। और यहाँ पे हम किन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, कैश और क्रेडिट, दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, बोथ कैश एंड क्रेडिट। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ बच्चा, अभी सिर्फ समझने के, बाकी आप पूरा स्टेटमेंट तो आप सेंटेंस फॉर्म कर ही सकते हो ना। सो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है कि ये सिर्फ कैश बेसिस पर ही है, यानी कि जो सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शंस हैं उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। और यहाँ पे दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, कैश एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को। ओके, नेक्स्ट इज योर प्रीपेड आउटस्टैंडिंग। मैं एक ही वर्ड लिख देती हूँ इसके लिए, एडजस्टमेंट्स। वैसे आपको पूरा लिख के आना पड़ेगा एग्जाम में, तो चलो लिख ही लेते हैं। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड और रिसीव इन एडवांस इनकम। तो यहाँ पे तो हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हैं, एडजस्टमेंट्स आर मेड। और यहाँ पे हम एडजस्टमेंट्स को क्या करते हैं, इग्नोर, एडजस्टमेंट्स आर नॉट मेड। ठीक, नीचे क्लियर हो गया। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, ये भी लिख सकते हो, और यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होते। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट और लॉस। ये करेक्ट प्रॉफिट और लॉस बताता है, और जबकि यहाँ पे जो करेक्ट प्रॉफिट है वो असरटेन नहीं करता है। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नॉट असरटेन। यहाँ पे मतलब प्रॉफिट की जो फेयर व्यू है वो नहीं है, जबकि उल्टा लिख दिया क्या, हाँ सॉरी करेक्ट प्रॉफिट और लॉस असरटेन और करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नॉट असरटेन। एडजस्टमेंट्स आर नॉट मेड और एडजस्टमेंट्स आर मेड। कंसिडर भी लिख सकते हो, एडजस्टमेंट्स को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल नॉलेज। बार बार हम बात कर रहे हैं कि ये तो कोई भी नॉर्मली बना सकता है स्मॉल स्केलर बिजनेस। सो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज की ज़्यादा नीड नहीं है, नो नीड ऑफ टेक्निकल नॉलेज। और जबकि देयर इज अ नीड ऑफ टेक्निकल नॉलेज। यहाँ पे नीड है, यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट वन इज लीगल पोजीशन। ये लीगल पोजीशन मतलब है कि ये कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंसिडर है, ये नहीं है। सो दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 or this is recognized
बाय कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, इसे कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रिकॉग्नाइज किया गया है, तभी सारी कंपनीज इसको फॉलो भी करती हैं। और जबकि इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया तो इसको कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, मोस्ट प्रोबेबली स्मॉल स्केलर बिजनेसमैन भी। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं, लीगल पोजीशन नहीं है मतलब इसकी। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्टेबिलिटी। ये लेस एक्सेप्टेबल है, और ये मोर एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। ये लेस रिलायबल है, ये मोर रिलायबल है। लास्ट वन इज सुटेबिलिटी। ये किन के लिए सुटेबल है? ये सभी बिजनेसमैन के लिए सुटेबल है, सो फॉर ऑल बिजनेसमैन। और ये किसके लिए सुटेबल है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और स्मॉल स्केलर बिजनेसमैन के लिए। तो एक बार और देख लेते हैं डीप में। फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ये कैश ट्रांजेक्शन पे है, और ये बोथ कैश एंड क्रेडिट, इसमें हम दोनों चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, वेदर दे आर द कैश ट्रांजेक्शन, वेदर दे आर द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट वन इज प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड। ये सारी की सारी चीजें, यानी कि जितनी हमारी एडजस्टमेंट्स हैं, इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, यानी कि इनको कंसिडर नहीं किया जाता कहाँ पे? कैश बेसिस में। और एडजस्टमेंट्स आर मेड हियर, दैट मीन्स एक्रूअल बेसिस में हम इनको देखते हैं, एडजस्टमेंट्स को इग्नोर नहीं करते हैं, जबकि कैश बेसिस में नहीं देते। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट और लॉस। तो ये हमें क्या बताता है? करेक्ट प्रॉफिट नहीं बताता है कैश बेसिस, जबकि हमें एक्रूअल बेसिस क्या? करेक्ट प्रॉफिट और लॉस बताता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज द टेक्निकल नॉलेज। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कैश के लिए, जबकि एक्रूअल बेसिस के लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के बारे में, आउटस्टैंडिंग, हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है बच्चा। हम ऐसे ही नहीं कि हाँ भाई सिर्फ हमने ऐसे ही कर लिया, हमें पता चलता है कि मैंने 14 महीने का रेंट पे कर दिया, जिसमें से 2 महीने का एडवांस है, तो हमें उसे कैलकुलेट भी करना पड़ता है। भैया ये टोटल अमाउंट है इतना, इसमें से 2 महीने का अमाउंट निकालो, इसमें से इतना अमाउंट निकालो, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी वो पर्सन निकाल सकता है, अदरवाइज नहीं। लीगल पोजीशन, इसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर कंसिडर किया गया है, किसे? एक्रूअल बेसिस को, जबकि कैश को नहीं किया गया। तो इसलिए कैश वाला हमारा लेस एक्सेप्टेबल है, और जबकि एक्रूअल बेसिस को मोस्टली कंपनी यही अडॉप्ट करती है। रिलायबिलिटी, जहाँ पे एक्सेप्टेंस है तो वहाँ पे रिलायबिलिटी भी ज़्यादा बनती है, और कैश की नहीं बनती है, लेस रिलायबल है। सुटेबल, तो ये सभी बिजनेसमैन के लिए सुटेबल है, यानी कि सबके लिए ओके है। और ये किसके लिए सुटेबल है? ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैंने बताया था, जैसे आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो गए, और भी बहुत सारे एनजीओज होते हैं, तो उनके लिए सुटेबल्स हो गए। और दूसरा स्मॉल स्केलर बिजनेसमैन जो हो गए, जिनका डीलिंग ज़्यादातर कैश में ही चलता है, वो क्रेडिट में करते ही नहीं है, उनके लिए सुटेबल है। क्लियर? सो दे आर द बेसिक, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर क्वेश्चन आता ही है।
हाँ ये है कि ज़्यादा अगर ये 4 मार्क्स का ही आएगा, उससे ज़्यादा तो खैर नहीं आएगा 3 या 4 मार्क्स में, तो इतने सारे पॉइंट्स अगर ना भी करोगे तो भी चलेगा, 5-6 तक बहुत है। ओके, चलिए अब एक लास्ट चीज़ और करते हैं, न्यूमेरिकल, जिसे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं अकाउंट्स में, कि अगर मुझे कुछ कंडीशंस मतलब कि कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हो, तो मैं अगर कैश बेसिस फॉलो करती हूँ तो अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूँगी, और अगर मैं एक्रुअल बेसिस फॉलो करती हूँ तो मैं अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूँगी। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद द फॉर्मूलाज, मैंने बताया था जब आपको बताया था कैश बेसिस और एक्रुअल बेसिस का। तो चलो पहले जो इन्फॉर्मेशन जैसे हमें क्वेश्चन में आ सकती हैं वो लिखते हैं। मुझे इन्फॉर्मेशन दे रखी है 31 मार्च 2025 ला, उसमें मेरी इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले मुझे गिवन है एक्सपेंसेस पेड विच इज 1,60,000, फिर मुझे दे रखा है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, अगर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है तो दैट मीन्स वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है 40,000, फिर मुझे दे रखा है एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, नॉट येट पेड मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, मुझे दे रखा है 10,000, फिर है इनकम रिसीव्ड, जो कि मुझे दे रखी है 2,10,000, फिर गिवन है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में भी एक इनकम मिली हुई है मुझे विच इज 20,000, and the last one is accrued income, income not yet received, income not yet received मतलब accrued income which is 12,000। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, determine his income फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और सेकेंड वन है एक्रुअल बेसिस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आंसर करना। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कैश बेसिस के हिसाब से, फर्स्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस। अब जब हम कैश बेसिस के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम लोगों ने प्रॉफिट का एक फॉर्मूला लिखा था, क्या था, प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रिसिप्ट्स या टोटल जो भी आपकी रेवेन्यू है, इनकम भी कह सकते हो, माइनस जो भी आपके एक्सपेंसेस थे, टोटल एक्सपेंसेस, है ना, इनकम रिसिप्ट्स रेवेन्यू यहाँ पे चलेगा प्रैक्टिकल। ओके, सो प्रॉफिट इक्वल टू टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, जो भी हमारी इनकम हुई है और जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, तो रेवेन्यू ही लिख देते हैं, अगर हमने वहाँ पे रेवेन्यू ही लिखा था, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अब कैश बेसिस में मुझे क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है कि कैश में आ गया है या कैश में पेमेंट हो गया है, यानी कि जो भी आउटस्टैंडिंग है, क्रूड है, प्रीपेड है, उन सबको इग्नोर करना है। तो ढूंढो, एक्सपेंसेस पेड मिल गया आपको, टोटल एक्सपेंसेस पेड मुझे कितना दे रखा है 1,60,000, और टोटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस आएगा, नो, नॉट येट पेड, नो, इनकम रिसीव्ड,
2,10,000। बाकी ये भी नो है ना, क्योंकि ये सारी एडजस्टमेंट्स है और कैश बेसिस में हम लोग एडजस्टमेंट्स को इग्नोर करते हैं। तो बता दो मुझे फटाफट कितना आंसर आ रहा है। 2,10,000 माइनस 1,60,000, 50,000 है ना। सो हेयर योर प्रॉफिट इज, योर इनकम इज, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट हिज इनकम, सो इनकम इक्वल टू 50,000 रुपीज। क्लियर। तो ये तो हमारा निकल गया कैश बेसिस के हिसाब से। अब हम निकालते हैं दूसरा एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंगली। सो एक्रूअल बेसिस में हम लोगों ने पहले क्या किया था, प्रॉफिट का फॉर्मूला तो वही था, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, है ना। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे, रेवेन्यू निकाल रहे थे। तो रेवेन्यू में हम लोग क्या एडजस्ट कर रहे थे कि जितनी भी हमारी इनकम रिसीव हुई, अब हम डायरेक्ट अमाउंट ही लिख लेते हैं यहाँ पे, 2,10,000 प्लस करते हैं एक्रूड इनकम, यानी कि अभी सर्विस तो दे दिया है लेकिन इनकम अभी पेंडिंग है। सो इनकम नॉट येट रिसीव्ड ही हमारी एक्रूड इनकम होती है, इसी को अलग अलग नाम से हम लोग बोल देते हैं, विच इज 12,000। और माइनस कर रहे थे इनकम रिसीव इन एडवांस, जो कि मुझे क्लियरली दे रखा है 20,000। तो अब मुझे फटाफट कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। नहीं कर लेते हैं, 2,10,000, 2,22,22 में से 20 यानी कि 2,02,000। ठीक है, ओके। अब हम निकालते हैं अपने एक्सपेंसेस। तो सेम एक्सपेंसेस में भी हम लोगों को यही करना है। एक्सपेंसेस पेड मुझे कितना है, 1,60,000। अब इसमें मुझे क्या प्लस करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, है ना, कि काम तो निकलवा लिया है, एक्सपेंसेस अभी तक पे नहीं किए हैं, तो इसी को ही हम आउटस्टैंडिंग के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, इसी को ही हम एक्रूड के नाम से भी बोल सकते हैं। और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस जो मुझे माइनस करने हैं। तो कितना आ जाएगा, 1,70,000, 1,70,000 में से 40 माइनस कर दीजिए, यानी कि 1,30,000। ठीक है, अब निकालना क्या है, निकालनी तो इनकम है। सो इनकम इक्वल टू, फार्मूला वही रहेगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू कितने हैं, 2,02,000 और माइनस एक्सपेंसेस कितने हैं, 1,30,000। तो यहाँ से जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो मेरा फेयर यानी कि ट्रू पिक्चर होगी, which is 72,000, है ना। सो यहाँ पे मेरी एक्रूअल बेसिस के हिसाब से इनकम आई है 72,000 और जबकि कैश बेसिस के हिसाब से आया था 50,000। कोई कंफ्यूजन? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे बच्चा, नहीं पूछे जाते, बट सिर्फ एक हम लोगों ने टॉपिक किया था और बुक्स में टीएस ग्रेवाल में इस टाइप के क्वेश्चंस दे भी रखे हैं, गिवन है, तो हो सकता है कि स्कूल में भी टीचर्स समटाइम्स करवा देती हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। क्लियर? तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, वही फार्मूला लगाया है, कैश बेसिस में भी सेम फार्मूला है, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, सेम एक्रूअल बेसिस में भी वही फार्मूला है, प्रॉफिट का रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। बस ये है कि यहाँ पे रेवेन्यू वो रेवेन्यू थे जो कैश में रिसीव हुआ है, एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस थे जो एक्सपेंसेस पे किए गए हैं, जबकि यहाँ पे एक्रूअल बेसिस में हम लोगों ने जो भी एडवांस या आउटस्टैंडिंग थे उनको एडजस्ट करने के बाद अपना रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कैलकुलेट किया है, फिर उनको माइनस करके हमने अपनी इनकम निकाली। क्लियर? चलिए, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक, दिस वाज द लास्ट टॉपिक जो हो गया हमारा डिस्कस। तो चलिए क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। बाय।